Chase by Dallas, make it hurt. Hi everyone, I hope you all are doing well. I hope you all are healthy. I hope you all are safe and in your homes. So stay home, stay safe. मैं प्लेयर 1, आप बाकी प्लेयर्स रेडी हैं. आज अपन अपने लेवल 2 पे जंप करने वाले हैं. अपन ने अपना लेवल 1 पिछले क्लास में अपन ने अपना चैप्टर 1 पिछले क्लास में कंप्लीट किया था, विच वॉज सेट्स. आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसे बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे. इसीलिए उसी एक्साइटमेंट के साथ जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो. गेम की करेंसी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. तो ये इंश्योर करने के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो. parle.in को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तुम उससे अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स मिस नहीं करोगे. और अपने डाउट्स हम तक पहुँचवाने के लिए, अपने डाउट्स का सीन सॉर्टेड रखने के लिए, अपने डाउट्स क्लियरिंग सेशंस के लिए तुम Parle 11th JEE नीट को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो. उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वैसे तो मैंने तुम्हें बताया था कि खुद के हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट थिंग. खुद के हैंड रिटन नोट्स से बेटर कुछ भी नहीं होता है. बट उन नोट्स के लिए रेफरेंस मटेरियल तुम्हें इस साइट पे मिल जाएगा. तुम्हें नोट्स बनाने कैसे हैं वो रेफ़र करने के लिए तुम ये साइट विजिट कर लेना, parle.in की ऑफिशियल वेबसाइट www.parle.in. सो लेट्स बिगिन विद द गेम. रिलेशंस एंड फंक्शंस. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सेट्स. रिलेशंस और फंक्शंस ये टर्म हमारे लिए अभी नए हैं, बट इसे हम सेट्स से थोड़ा सा स्टेप अप करके सेट्स को समझते हुए इसे जब समझेंगे तो ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का हिस्सा बन जाएगा. और फिर ये टर्म हमें कुछ बहुत ज़्यादा नया टर्म नहीं लगेगा. तो रिलेशंस एंड फंक्शंस को फिर से मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, और ये 2 पार्ट अपन 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे. रिलेशंस एंड फंक्शंस 2 लेक्चर में तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे. उसके बाद वाले लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करूँगी. तो रिलेशंस और फंक्शंस, सबसे पहले जब अपन ने मैथ्स पढ़ना चालू किया था तब अपन ने नंबर्स पहले सीखे. उसके बाद अपन ने नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस किए, जैसे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो अब अपन ने उतने ऑपरेशन सीखे, अपन ने नंबर्स सीखे, उसकी वजह से अपने को बहुत सारा मैथमेटिक्स आता है. अब तुम्हें ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये सारी चीज़ें करना आ गई है. तो वैसे ही अब हमारा जो 11th और 12th का बेसिक मैथ्स है, हम उसे बना रहे हैं. तो हमने जब सेट सीखे तो हमने उस पर कुछ ऑपरेशन सीखे. तो अपन ने क्या क्या सीखा था अभी तक? अपन ने अभी तक सीखा था A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B और A का कॉम्प्लीमेंट. ये अभी तक 4 ऑपरेशंस हमने सीखे थे. अब हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. जैसे हमने 2 into 3 सीखा था बचपन में, वैसे अब हम 2 सेट्स का प्रोडक्ट सीखने वाले हैं. तो हम प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करेंगे कैसे? प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? मैं फटाफट उस बात पे आती हूँ. मैं फटाफट अपना चैप्टर स्टार्ट करती हूँ. तुम लोग बहुत एनर्जी के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस चैप्टर में ध्यान दो, और नोट्स हैंड इन हैंड बना लेना, नोट्स साथ में चलने देना, अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाते जाना. और क्योंकि अपना अभी 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अपना पहला एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. सेट्स में JEE लेवल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ इंडिविजुअल सेट्स पे बेस्ड नहीं बन सकते हैं, इसलिए उस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो सकते थे. इस चैप्टर से और आगे मैं तुम्हें क्लास में भी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँगी, और टेस्ट सीरीज़ भी चैप्टर ख़त्म होते से रेडी हो जाएगी. इसीलिए मेक श्योर यू हैव एनरोल्ड टू द मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज फॉर जस्ट 219 फॉर द होल ईयर. तुम टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर चुके होगे तो तुम्हें एक नया टेस्ट भी जल्द मिल जाएगा. और अपन अब फटाफट स्टार्ट करते हैं. बहुत एनर्जी के साथ इस लेक्चर को अटेंड करना, बहुत एनर्जी के साथ उस टेस्ट में ध्यान देना और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मैं बिना कुछ समझाए पहले लिखती हूँ कि ये अपना
एक सेट है A जिसके 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, इधर अपना एक दूसरा सेट है B जिसके 2 एलिमेंट्स हैं 4 और 5। तो अगर हम A को एक एक्सिस मानते हैं, B को एक एक्सिस मानते हैं, तो जब हम A इंटू B करेंगे मतलब 1,4, 2,4, 3,4, 1,5, 2,5, 3,5, मतलब A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, उन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का सेट A और B को जब हम ऐसे प्लॉट करेंगे, उनके इंटरसेक्शन के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उनका सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये कार्टेशियन वर्ड कहाँ से आया और प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने तुम्हें बता दिया। तो इधर 1 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर 4 लिखा है, उधर 5 लिखा है। क्योंकि हम A इंटू B कर रहे हैं इसलिए पहले A के एलिमेंट्स और फिर B के एलिमेंट्स 1,4, 2,4, 3,4, 1,5, 2,5 एंड 3,5। सो आई होप दिस वॉज क्लियर। अब इनको क्या बोलना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसे क्या समझाया गया है अपन वो पढ़ लेते हैं। फंडा तो अपना क्लियर हो चुका है। गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स थे, इन दोनों में एलिमेंट्स थे, ये नॉन एम्प्टी सेट्स थे। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y, ये क्या थे? ये 6 जो मैंने लिखे हैं ये क्या हैं? ये 6 हैं ordered pairs। The set of all ordered pairs where X belongs to A, ये belongs to का सिंबल ये होता है, ये सेट्स के चैप्टर से याद रखना। जो X है वो A से बिलोंग करता है। 1, 2, 3 मतलब ये जो भी X थे 1, 2, 3 ये सारे के सारे A को बिलोंग करते थे। और Y बिलोंग्स टू B मतलब जो भी अपने ऑर्डर्ड पेयर है X, Y, उसमें जो Y वाला पार्ट है वो B को बिलोंग करता है। सॉरी, इधर 5 लिखना है। ठीक है, तो वो B को बिलोंग करता है। अब सिम्बॉलिकली इस चीज़ को हम लिखते हैं, तो जब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, एंड सिम्बॉलिकली वी राइट A इंटू B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B is the set of all ordered pairs X, Y, the set of all ordered pairs X, Y such that, अब सच दैट अपन ने पढ़ा था कि कोलन से सच दैट को डिनोट करते हैं, बट इससे भी सच दैट को डिनोट किया जा सकता है। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। क्लियर है? ये एग्जाम्पल मैंने कवर करवा ही दिया। अब अगर मैं ऐसा करूं, ये तो अपना कौन सा वाला केस था? 1, 2, 3, 4, 5 वाला। तो ये अपने को 6 मिल गए थे। अब अगर मैं नीचे B रखती हूँ, मतलब ये है B और इधर A रखती हूँ, मतलब ये है A
तो इधर मुझे कौन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे? इधर मुझे मिलेगा 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 एंड 5,3। तो ये देखो a इंटू बी होता है 1,4 2,4 3,4 1,5 2,5 और 3,5 और b इंटू ए होता है 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3। इसका मतलब सेट्स में तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर से फर्क पड़ता है, क्योंकि 1,4 और 4,1 सेम होते हैं क्या? अपना जो कार्टेशियन प्लेन था उस पे ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इनकी पोजीशन में ही डिफरेंस है। इन्हें आप रिप्लेसेबली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इन्हें आप एक दूसरे की जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि 1,4 तो 4,1 के बराबर ही है। इसलिए a इंटू बी और b इंटू ए अलग अलग हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं है। और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ऑर्डर्ड पेयर्स की और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। सबसे पहले, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अब अगर मैंने दो ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं p, q और x, y और मैं कह रही हूँ कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर है, इसका मतलब होता है p x के बराबर होना चाहिए और q y के बराबर होना चाहिए। ये कह रहा है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सरल, इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 3x माइनस 1 और 3x माइनस 2 3x माइनस 1 और 5y प्लस 2 ऑर्डर्ड पेयर 5,2 के बराबर है। तो आप 3x माइनस 1 को 5 से इक्वेट कर दोगे और 5x प्लस 2 को 2 से इक्वेट कर दोगे, तो उससे x, y की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देर आर p एलिमेंट्स इन a and q elements in b, then there will be pq elements in the Cartesian product of AB। ये देखो, इधर 3 एलिमेंट्स हैं और इधर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये बेसिकली हमने क्या किया, 3 इंटू 2, इधर अगर 2 एलिमेंट्स हैं और इधर अगर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये बेसिकली हमने क्या किया, 2 इंटू 3। तो वही तो इधर भी बोल रहे हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ सेट A इज P एंड ऑर्डर ऑफ सेट B इज Q, then the order of Cartesian product of A and B will be PQ। A और B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा। ये पॉइंट भी हो गया, इजी था। इफ आइदर P और Q इज द नल सेट, मतलब P या Q में से कोई एक नल सेट है, कोई एक एम्प्टी सेट है, किसी एक में नल एलिमेंट है phi, then P into Q मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P and Q will also be empty set, that is P into Q is phi। अब अगर इधर मैंने एक P बनाया है, ये P के एलिमेंट्स की लाइन्स है, ठीक है। अब इधर Q के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब इधर कोई सेट ही नहीं है, तो ये लाइन्स तो कहीं जाकर किसी से इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, इन्हें इंटरसेक्ट करने वाला ही कोई नहीं है, इसलिए कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही नहीं मिलेंगे। तो अगर दोनों में से कोई एक सेट भी एम्प्टी है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट आता है। वैसे ही अगर दोनों में से कोई एक सेट इनफाइनाइट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट आएगा। अगर ए की लाइंस इन्फिनिटी तक जा रही है और इधर एक लाइन है या 2 लाइनें मान लो, तो इसमें कितने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ये तो इनफाइनाइट तक जाते जाएंगे ना, तो हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं हमें। इसलिए अगर 2 सेट में से कोई एक एम्प्टी है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी होगा, 2 सेट में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट होगा। ये पॉइंट चेक, ये पॉइंट चेक। अब अगर 3 बार हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है,
मतलब हमने 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। तो हमारा जो सेट जिस फॉर्म का दिखेगा वो होगा ABC, या फिर XYZ लिख दो, मतलब x, y लिखा था वैसे ही x, y, z लिख दो। तो यहाँ पे जो ABC है या XYZ है ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने बोला था कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये हमने बोले थे ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, x, y ऑर्डर्ड पेयर है। वैसे ही अगर 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है तो जो x, y, z मिलेगा या a, b, c मिलेगा वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा, ठीक है। बोल दिया इन्होंने, मान लिया हमने, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, 3 सेट्स दे रखे हैं, फटाफट इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ये जो भी चीज़ें लिखी है ये अपन सॉल्व करके देखते हैं अपना फंडा क्लियर है कि नहीं है क्लियर, अपने को रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम हाथों हाथ चेक हो जाएगा और फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन से पूछा है A इंटू B, तो क्या करना है 1, 3, 2, 3, 3, 3, फिर 1, 4, 2, 4 और 3, 4। कितने एलिमेंट्स लिख दिए मैंने, इधर 3 एलिमेंट्स और इधर 2 एलिमेंट्स, तो टोटल 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। वहीं अगर मुझे B इंटू A करना हो तो मैं करूँगी 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2 एंड 4, 3। कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स हो गए। तो अब ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, मतलब A इंटू B कितना है 6, और ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A मतलब B इंटू A कितना है 6, मतलब A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A। एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर से फर्क पड़ता है। B इंटू A is not equal to A into B, but the order of A into B and the order of B into A is equal, क्योंकि P into Q करो या Q into P करो आंसर तो वही आएगा। इसीलिए दोनों में 6 एलिमेंट्स हैं पर दोनों के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसलिए A into B is not equal to B into A, but n of A into B is equal to n of B into A। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। The Cartesian product of A and intersection of B and C। तो सबसे पहले तो अपन इंटरसेक्शन ऑफ B एंड C निकाल लेते हैं। B और C का इंटरसेक्शन मतलब B और C में कॉमन पार्ट क्या है वो निकालना है अपने को। तो B में 3 है, C में 3 नहीं है, B में 4 है, C में भी 4 है, मतलब 4 इनका कॉमन पार्ट है। C में 5 है, B में 5 नहीं है, C में 6 है, B में 6 नहीं है। तो क्या कॉमन निकला B और C में? 4। तो इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं सिंगलटन सेट 4 से। इस पार्ट को हमने सिंगलटन सेट 4 से रिप्लेस कर दिया। तो अपने को बस A का एक सिंगलटन सेट 4 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो वो बन जाएगा 1, 4, 2, 4, 3, 4 एंड वी आर डन। क्योंकि A में कितने एलिमेंट्स थे 3 और जो दूसरा वाला सेट था उसमें कितने एलिमेंट्स थे 1, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ B एंड C में कितने एलिमेंट्स थे 1, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 3। नेक्स्ट वन,
इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड एम्प्टी सेट, बी का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन, एक सेट है 3,4, उसका नल एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, नल, क्योंकि नल और किसी बी सेट के बीच में कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं, तो इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ फाई से। अब ये पूछ रहे ए का और नल एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये तो अपन ने यही स्टडी किया था कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर ए और बी इज एन if either P or Q is the null set, then Cartesian product of P and Q will also be empty set. तो A इंटू फाइव कितना होगा, 5। और लास्ट वाले पे आ जाते हैं, A इंटू बी का A इंटू सी के साथ यूनियन, तो A इंटू बी तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया है, A इंटू सी मतलब इसके एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, तो उन दोनों के जब ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे तो यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं, यूनियन मतलब एडिशन, तो ये जो आएगा और ये जो आएगा उन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन, और वो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन पे आती हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। अपन साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे और फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ निपटा कर आगे बढ़ेंगे। अपन अपना बेसिक मैथ्स बना रहे हैं, अपन अभी उसे स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। अब इन्होंने बोला है, इन्होंने हमको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है और बोल रहे हैं कि फाइंड ए एंड बी, मतलब ये जिन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है उन्हें ढूंढिए। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट एलिमेंट्स देखते हैं, मतलब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट x, y फॉर्म का होता है तो हम x पे ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि x कहाँ से होता है, क्योंकि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b होता है, इसलिए हम x पे ध्यान देंगे सबसे पहले। अब x a है, फिर x a है, फिर x b है, और एक और एलिमेंट में x b है, एक और ऑर्डर्ड पेयर में x b है। तो x की कितनी वैल्यूज़ देख ली हमने, a और b। अब हम y पे ध्यान देते हैं, y की वैल्यू x है, y की वैल्यू y है, y की वैल्यू फिर से x है, और y की वैल्यू फिर से y है, मतलब y के लिए कितनी वैल्यूज़ देख ली, x और y। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि x ये दोनों हैं और y ये दोनों हैं, मतलब जो सेट A है उसके दो एलिमेंट्स हैं x, और जो सेट B है उसके दो एलिमेंट्स हैं y। क्या ये बात समझ आती है? क्या अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है जो बहुत वास्ट ना हो तो हम a और b को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? अभी मैंने जो किया वो क्लियर हुआ? अगर वो क्लियर है तो अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अगर वो क्लियर नहीं है तो वीडियो पॉज करके एक और बार स्टार्टिंग से देखो, फंडा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा अभी हमने। अब अपन आ गए रिलेशंस पे, रिलेशन एंड फंक्शन के रिलेशन वाले पार्ट पे। तो अभी तक तो हमें कुछ आता ही नहीं है, हमें जितना आता है अपन उतना अपने साइड का काम अपन करके रखते हैं, बाकी अगर फिर कुछ समझ नहीं आया तो सामने वाले की गलती। ठीक है, अपने साइड का काम अपन करते हैं, अपने को बस a इंटू बी निकालना आता है तो अपन a इंटू बी निकाल के रखेंगे। तो a इंटू बी अपने लिख रखा है वैसे भी, ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट। तो ये जो सेट है इसका कोई
सबसेट, इस सेट का सबसेट कहलाता है रिलेशन। किन के बीच में रिलेशन? जिन दो सेट का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, मतलब रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो जब रिलेशन बिटवीन ए एंड बी लिखते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई ना कोई सबसेट होता है। ठीक है, हमने सेट्स पढ़ा, हमने उनका प्रोडक्ट किया, और अब हम उनके प्रोडक्ट के सेट में से कोई सबसेट निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं रिलेशंस। इजी पीजी। अब फंडा अपना क्लियर हो चुका है, बात अपने को समझ आ चुकी है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखा है, उसको अपन चेक करते जाते हैं, पॉइंट्स को अपन टिक करते जाएंगे। रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। सही बात है, ये ए नॉन एम्प्टी था, ये बी नॉन एम्प्टी था। इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए इंटू बी। सही बात है, अपन ने ए इंटू बी निकाला, उसका कोई ना कोई सबसेट रिलेशन कहलाता है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप between the first element and the second element of the ordered pairs in A into B। इसका क्या मतलब है भाई? एक और बार अपन पूरी हिस्ट्री फिर से पढ़ते हैं, एक और बार अपन पूरा फंडा फिर से क्लियर करते हैं। मैंने एक सेट बोल रखा है जिसमें पढ़ ले जेई नीट के एजुकेटर्स हैं, तो कौन से एलिमेंट्स होंगे उस सेट में? तुमको भी पता है, रक्षित, हर्षिता, नेही। अब मैंने एक दूसरा सेट बना रखा है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें अपन और सब्जेक्ट्स भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि बायोलॉजी। भाई मैं अपने वीडियो में ये करना अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भैया प्लीज़ बायो अरेंज करवा दो नहीं बोलता है, तो मैंने बायो ऐड कर दिया। एक और सब्जेक्ट ऐड कर देती हूँ, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये दो सेट्स हैं, एजुकेटर्स का सेट और सब्जेक्ट्स का सेट। तो अब अगर अपन इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, अपन एजुकेटर्स और सब्जेक्ट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो उसके कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? इधर 3 एलिमेंट्स हैं, इधर ओरिजिनली 3 थे, मैंने अब 2 बढ़ा दिए तो 5 हो गए। तो अगर मैं इन 3 को ही मान के चलूँ तो 3 × 3 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। और अब अगर इधर मैंने 5 कर दिए हैं तो 3 × 5 15 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। वहां पर अब रिलेशन कौन सा सबसेट है, रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे अपन? रिलेशन के लिए इधर जो मैं बोल रही थी, इट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। तो अपने को क्या डिस्क्राइब करना है, अब मैं वो समझाती हूँ। A subset of E into S by introducing a relation between the first element X and the second element Y of each ordered pair X, Y as, तो R stands for relation, the set of all ordered pairs X, Y such that X teaches subject Y। मतलब जो पहला एलिमेंट है वो दूसरा एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट एजुकेटर है और दूसरा एलिमेंट सब्जेक्ट है, तो वो एजुकेटर वो वाला सब्जेक्ट पढ़ाता है। क्या डिस्क्रिप्शन दिया मैंने, क्या डेफिनेशन दी मैंने, कैसे कैसे कंसाइज किया मैंने, जो 15 ऑर्डर्ड पेयर्स थे या 9 ऑर्डर्ड पेयर्स थे उन्हें कैसे मैं एक सबसेट निकालूंगी, उनमें से कौन से एलिमेंट्स चूज करके मैं अपना सबसेट बनाऊंगी। मैं वो एलिमेंट्स चूज करूंगी जिसमें एक्स वाई सब्जेक्ट पढ़ाता हो। जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स तो कितने होंगे, रक्षित कॉमा फिजिक्स, रक्षित कॉमा केमिस्ट्री, रक्षित कॉमा मैथ्स। पर अब मैंने कंडीशन लगा दी कि एक्स टीचर्स सब्जेक्ट वाई, मतलब रक्षित कौन सा सब्जेक्ट टीच करता है, फिजिक्स, हर्षिता केमिस्ट्री, नेही मैथ्स। तो यहाँ पे जब मैंने ये कंस्ट्रेंट लगा दिया तब अपने को अपना रिलेशन मिला, रक्षित कॉमा फिजिक्स, हर्षिता कॉमा केमिस्ट्री एंड नेही कॉमा मैथ्स। यहाँ पे रक्षित एक्स है, हर्षिता एक्स है, नेही एक्स है, फिजिक्स वाई है,
केमिस्ट्री y है और मैथ्स y है। ठीक है, तो ये अपने x, y फॉर्म के ऑर्डर्ड पेयर्स थे जिनमें पहला एलिमेंट x था, दूसरा एलिमेंट y था और x y पढ़ा रहा है। एंड x बिलोंग्स टू E, द सेट ऑफ एजुकेटर्स, y बिलोंग्स टू S, द सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। ये बात सबको समझ आ गई। अब अपन फिर से मैथमेटिकल लैंग्वेज पे स्विच करते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs. यहाँ पे मैंने पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट, मतलब पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करी, तब जाके हमको हमारा रिलेशन मिल गया। The second element is called the image of the first element. मतलब फिजिक्स क्या है? रक्षित की इमेज है। केमिस्ट्री क्या है? हर्षिता की इमेज है। और मैथ्स क्या है? नेही की इमेज है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अब जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब एक्स का जो सेट है, एक्स यहाँ पे क्या क्या था? रक्षित, हर्षिता, नेही। ये जो ई सेट है, मतलब x बिलोंग्स टू ई, तो x जिस सेट का एलिमेंट है, x जिस सेट को बिलोंग करता है, वो सेट हमारी बनती है डोमेन। तो यहाँ पे ई सेट हमारी डोमेन है। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन आर। सेकेंड एलिमेंट्स कौन से थे? y, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये हमारे सेकेंड एलिमेंट्स थे, ये हमारे y थे। y का सेट s है, पर y 3 निकले, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो जो y निकलते हैं, जो आउटपुट निकलते हैं, हमने x टीचर सब्जेक्ट y डाला, मतलब हमने x के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया कि x जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वही y आएंगे। तो ये जो हमारे y आए, ये कहलाती है हमारी रेंज। ठीक है, तो y रेंज है और y क्या है? सेट ऑफ इमेजेस। मैंने बोला फिजिक्स रक्षित की इमेज है, केमिस्ट्री हर्षिता की इमेज है, मैथ्स नेही की इमेज है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये सेट ऑफ इमेजेस हैं और ये रेंज के बराबर है। मतलब the set of all second elements is called the range of the relation R or the set of images of the relation R. The whole set B is called the codomain of the relation R. ये जो पूरा सेट B है, मतलब इस एग्जाम्पल में जो मेरा सब्जेक्ट का सेट है, ये पूरा का पूरा होता है कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन मतलब एक y के लिए कौन सी वैल्यूज परमिसिबल है। x के लिए जो वैल्यूज परमिसिबल है, x जहां जहां से आ सकता है वो सारी डोमेन है। y के लिए जो वैल्यूज परमिसिबल है वो सारी कोडोमेन है। और y जो हमें मिल रहा है, जो भी हमें x के लिए y मिल रहा है, वो हमारी रेंज है। तो क्या ये 3 चीजें क्लियर हो गई? डोमेन मतलब परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x, रेंज मतलब ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ y, और कोडोमेन मतलब परमिसिबल वैल्यूज ऑफ y। y क्या क्या हो सकता था? y सेट S में से कुछ भी हो सकता था, इसीलिए कोडोमेन y की सेट S पूरा का पूरा है। लेकिन रेंज क्या है? जो x के लिए y निकले वो हमारी रेंज है, इसीलिए हमारी रेंज ऑब्टेन्ड y है। हमारी रेंज सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, हमारी रेंज सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है। वहीं हमारी कोडोमेन पूरा का पूरा सेट S है। ठीक है, ये बात समझ आ जाती है? तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन को हम
सबसेट डिस्क्राइब करके फॉर्म करते हैं, रिलेशन हम सबसेट को डिफाइन करके डिराइव करते हैं। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होती है और फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज होती है। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है और फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज, द होल सेट ऑफ कोड, द होल सेट जिसमें से द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब जो रेंज है वो निकली तो कोडोमेन में से ही है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो निकले हैं, जो हमारे ऑब्टेन्ड वाई हैं, वो परमिसिबल वैल्यूज ऑफ वाई में से ही निकले हैं। मतलब द सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वाई कंटेन्स द सेट ऑफ वाई विच वी विल ऑब्टेन। जो ऑब्टेन्ड वाई हैं, जो रेंज की में वाई की वैल्यूज़ है, वो मिली तो परमिसिबल वैल्यूज़ में से ही है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन? ये सबसेट का सिंबल है जो अपन ने सेट्स चैप्टर में पढ़ा है, भूलना मत। अब अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय द रोस्टर फॉर्म, देख लेते हैं। ये लिख दिया मैंने रोस्टर फॉर्म, और बाय द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये लिखा सेट बिल्डर फॉर्म, और बाय एन एरो डायग्राम विच इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ये रहा आपका एरो डायग्राम विच इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन। ये पॉइंट भी चेक। इफ द ऑर्डर ऑफ सेट ए इज P and order of set B is Q, then the order of Cartesian product of set A into B is PQ। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। नई बात क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B इज 2 to the power PQ। इधर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अपन। इस सेट में मेरे पास ये ऑप्शंस थे। अब मैं इसके कितने सबसेट्स बना सकती हूँ? मैं कितने सबसेट्स बना सकती हूँ इसके? 5, सिर्फ पहला एलिमेंट, सिर्फ दूसरा एलिमेंट, सिर्फ तीसरा एलिमेंट, और ऐसे मैं बनाती जाऊंगी। तो ये पावर सेट की याद नहीं दिला रहा है? पावर सेट अपन ने क्या लिखा था? एक सेट के जितने सबसेट्स हो सकते हैं उनका सेट। तो ये भी क्या है? ये जितने ऑर्डर्ड पेयर्स के जितने सबसेट्स बन सकते हैं उनका सेट। तो पावर सेट में अगर एक सेट में n एलिमेंट्स होते थे तो उसका जो पावर सेट होता था उसमें 2 to the power n एलिमेंट्स होते थे। मतलब अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में PQ एलिमेंट्स हैं तो उसका जो पावर सेट बनेगा वो 2 to the power PQ एलिमेंट्स कंप्राइज करेगा, है ना? क्या ये एनालॉजी डिराइव हुई? क्या ये पावर सेट वाली बात याद आई? तो वही यहाँ पे लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। The total number of possible relations from set A to set B is 2 की पावर PQ। ये पॉइंट भी चेक हो गया। पावर सेट याद करना या फिर एग्जाम्पल लेके करके देख लो, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लो, ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो लास्ट क्लास को फिर से देख लेना, रिवाइज भी हो जाएगी, नोट्स भी बना लेना। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, अपना रिलेशंस वाला टॉपिक भी रैप अप हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। ये यहाँ पे R नहीं A लिखना है। तो A एक सेट दिया है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। अब अपने को एक रिलेशन बनाना है ऑर्डर्ड पेयर x, y का, जिसमें x A को बिलोंग करता है, y भी A को बिलोंग करता है, और x प्लस वाई 8 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या दिया है? x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन 8। तो मैं तो भाई विजुअल रिप्रेजेंटेशन से चलूँगी। वेन डायग्राम भी ज़्यादा सरल पड़ा था,
विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा सरल ही पड़ेगा। अपना x भी a को बिलोंग करता है, y भी a को बिलोंग करता है, इसलिए इधर दोनों मैंने सेम सेट्स लिखे हैं। 1 में क्या ऐड करेंगे कि 8 से बड़ा होगा? सबसे बड़ा नंबर ही अपने पास 5 है, 1 + 5 तो 6 होता है, तो x 1 तो हो नहीं सकता। 2 5 7, x 2 भी नहीं हो सकता। 3 + 5 8, अपने को 8 से बड़ा चाहिए, 8 के बराबर नहीं चाहिए, इसलिए 3 भी नहीं हो सकता। 4 + 5 कितना होता है? 8, तो एक ऑर्डर्ड पेयर तो अपने को मिल गया 4,5। अब 4,4 भी ट्राई कर लेते हैं। 4,4 मतलब 4 + 4 8 के बराबर होता है, 8 से बड़ा नहीं होता, इसलिए वो कैंसिल हो गया। मतलब 4 के साथ सिर्फ 5 आ सकता है, 4 के साथ और कुछ भी नहीं आ सकता, तो ये एक। अब 5 के साथ 5 कितना होता है? 10, वो 8 से बड़ा है। और 5 के साथ 4, 5 + 4 कितना होता है? 9। ये 2 आंसर्स मिल गए, ये 3 आंसर्स मिल गए अपने को, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब द रिलेशन S इज इक्वल टू 4,5, 5,5 एंड 5,4। ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये है इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। This relation is a set of all ordered pairs x, y such that y is equal to x plus 6/x। ये जो x plus 6/x है, ये है अपना डिस्क्रिप्शन, ये है अपनी डेफिनेशन, ये है अपना कंस्ट्रेंट। वेयर x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दोनों के डोमेन और कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर्स। एंड x इज लेस दैन 6, यहाँ अपने को एक बंदिश दे दी कि x 6 से छोटा है। तो सबसे पहले अपन नेचुरल नंबर से चालू करते हैं, x को अपन डालते हैं 1, तो y कितना आ जाएगा? 1 + 6 7, 1 भी नेचुरल नंबर है, 7 भी नेचुरल नंबर है। x को अपन डालते हैं 2, y आ जाएगा 2 + 6/2 3 5, 2 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है। x डालेंगे 3, y आ जाएगा 3 + 6/3 2, फिर से 5, 3 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है। x को अपन डालेंगे 4, y आ जाएगा 4 + 6/4, तो ये हो जाता है 5.5। ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये वाला पूरा केस कैंसिल। x 4 कभी डलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए y नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। x को डालेंगे अगर 5, y आ जाएगा 5 + 6/5, ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसलिए ये वाला केस भी रूल्ड आउट। x को फाइनली अपन डालेंगे 6, x 6 से छोटा है, x लेस देन और इक्वल टू 6 नहीं बोला है, x इज लेस देन 6 बोला है, तो ये अपन लेंगे ही नहीं, ये परमिसिबल वैल्यू में ही नहीं है। x इज इक्वल टू 6 डोमेन में ही नहीं है, इसीलिए अपन x इज इक्वल टू 6 लेंगे ही नहीं। तो अपना आंसर क्या आया? r इज इक्वल टू 1,7, 2,5 एंड 3,5। This was the roster form, this was the set builder form। और इसी को अपन विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा था। तो तुम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी लिख कर देखना। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The set of all ordered pairs x, y such that x, y belongs to कैपिटल W क्या होता है? कैपिटल W होता है the set of all whole numbers
ठीक है, तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल W, मतलब x कॉमा वाई क्या है, x और y क्या है, होल नंबर्स है। ये रही अपनी डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन या कंस्ट्रेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 25 होना ज़रूरी है। अब अपन होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक्स को लेते हैं 0, तो y कितना आ जाएगा, 25 माइनस 0 का स्क्वायर, तो y आ जाएगा 5। प्लस माइनस 5 क्यों नहीं लिया, -5 क्यों नहीं लिया, -5 का स्क्वायर भी तो 25 ही होता है, y की वैल्यू -5 भी हो सकती थी, पर x, y होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और -5 होल नंबर नहीं है। फिर अपन लेंगे x को 1, तो y स्क्वायर बन जाएगा 25 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब y बन जाएगा √24। ये होल नंबर नहीं है, इसलिए x 1 नहीं होगा। फिर अपन x को ले लेते हैं 2, तो y स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 21, y आ जाएगा 21 का रूट। ये होल नंबर नहीं है, मतलब x को 2 लेना ही नहीं है। अपन x को लेंगे 3, तो ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो इसलिए अपना y आ जाएगा 4। वैसे ही जब अपन x को लेंगे 4 तो y आ जाएगा 3, और x को लेंगे 5 तो y आ जाएगा 0। तो अपने को सिर्फ ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिले जो अपनी कंडीशन को, अपने डिस्क्रिप्शन को सैटिस्फाई कर रहे हों, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी इसका इजीली बन जाएगा। अनदर क्वेश्चन, the set of all ordered pairs x, y such that y is equal to 2x plus 7, where x belongs to real numbers and y is from -5 to +5 both included। तो यहाँ पे x belongs to real number लिखा है और y belongs to -5 से 5 क्लोज्ड इंटरवल। इस सेट को ऐसे लिख सकते हैं, हमने इंटरवल्स में पढ़ा था, पहले लेक्चर में पढ़ा था हमने ये। अब अपने को क्या निकालना है, y इज इक्वल टू 2x + 7 के लिए अपने को x, y निकालना है। तो ये अगर मैं अपनी नंबर लाइन मानती हूँ, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, सो ऑन। तो जब मैं x को 0 डालती हूँ तो मेरा y क्या आ जाता है, 0 + 7। x को 1 डालती हूँ तो मेरा y क्या आ जाता है, 2 + 7 9। मतलब मुझे y -5 से 5 के बीच में चाहिए, और x 0 से आगे जाते जाते तो y और बढ़ते ही जा रहा है। इसका मतलब मुझे इस जगह पे तो देखना ही नहीं है, मैं पीछे की तरफ देखूंगी। अब हमें ऐसे सोचना चाहिए और x की एक एक वैल्यू डाल के देखनी चाहिए, या फिर हमें y के जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ पता हैं हम वो इस इक्वेशन में भर देते हैं। x के जो आंसर आएंगे उनको हम इंटरवल फॉर्म में रिपोर्ट कर देंगे, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार उस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। तो y सबसे ज़्यादा हो सकता है 5, तो अगर मैं y को 5 रखती हूँ तो मेरा x आ जाता है -1। मतलब y इज इक्वल टू 5 के लिए x है -1 और y इज इक्वल टू -5 के लिए x है -6। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -6 से -1 जब y बिलोंग्स टू -5 से 5। ठीक है, ये हमने रिलेशंस के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर ली। रिलेशंस इतने ही होते हैं, रिलेशंस
से अब हम फंक्शन पे जंप करेंगे। तो फंक्शन में क्या एडेड पॉइंट है, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। फंक्शन से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा अपन ने। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने 5-6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर हमने रिलेशंस पढ़ा। रिलेशंस क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट निकालने के बाद रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करी हमने एक एग्जाम्पल से रिलेशन स्टडी किया। उसके बाद हमने रिलेशंस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए। अब अगले चैप्टर में अपन देखेंगे फंक्शंस। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या नया पार्ट है, फंक्शंस कैसे रिलेशंस और सेट्स से कनेक्टेड है, ये सब अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, टिल देन गुड डे, टेक केयर एंड पीस आउट।